वेलकम टू बायो एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इन लास्ट फ्यू लेक्चर्स वी हैव कंप्लीटेड विद फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। सो इफ़ आपने अगर वो वीडियो ना देखा हो देन प्लीज़ गो एंड रेफर दैट वीडियो। ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल मेथड्स फॉर स्टेरिलाइजेशन? देखो, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो फिज़िकल मेथड से स्टेरिलाइज नहीं हो सकती, फिज़िकल चीज़ से अगर उसके अंदर जो माइक्रोब्स है या उसके सरफेस पर जो माइक्रोब्स है हम उनकी पॉपुलेशन को नहीं रिड्यूस कर सकते हैं या उन्हें कम्प्लीटली मार नहीं सकते, देन वी यूज़ केमिकल मेथड्स फॉर स्टेरिलाइजेशन। ओके, सो केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन अगर आप कर रहे हैं तो कौन कौन से क्राइटेरिया है, ठीक है, किस बेसिस पर आप ये सिलेक्ट करेंगे कि हाँ भाई चलो हमें हम देखो कोई भी केमिकल आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो किस बेसिस पर आप ये चीज़ आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ चलो मुझे ये केमिकल चाहिए कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मुंह उठाकर आपने कहीं पर भी अल्कोहल छिड़क दिया है ना, आपने कहीं पर भी फिनॉल छिड़क दिया। आपके कुछ क्राइटेरियाज होंगे, ठीक है। तो क्राइटेरिया फॉर चूजिंग केमिकल कंपाउंड इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट का मतलब है कि माइक्रोब्स के अगेंस्ट, मतलब माइक्रोब्स को मारने के लिए। तो सबसे पहला फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ओके, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, मतलब कि जो आपका केमिकल कंपाउंड है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, लाइक देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कि क्या, कि जो आपका केमिकल है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारना चाहिए, ये नहीं कि वो सिर्फ सिलेक्टेड नंबर ऑफ माइक्रोब्स पर अटैक करे, ठीक है। देखो, द कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू किल और इनहिबिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को लो कंसेंट्रेशन पे भी यूज़ कर रहे हो, मतलब अगर उसे थोड़ा भी यूज़ कर रहे हो फिर भी वो आपके मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स को मार रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सॉल्युबिलिटी। देखो, अब अगर आप कोई भी केमिकल कंपाउंड लेते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप ना वो कंसेंट्रेटेड फॉर्म में ही डाल रहे हो, ठीक है। आप क्या करते हो, उसको डाइल्यूट करते हो, कंसेंट्रेटेड हम डाल नहीं सकते, ठीक है। तो जो भी आप केमिकल कंपाउंड लेते हो वो उसकी सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने उसे सॉल्वेंट के अंदर डाला तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाए। ओके, सो सॉल्युबिलिटी शुड बी वन मोर पॉइंट। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। अगर आप अपने केमिकल कंपाउंड को किसी जगह ले जा रहे हो, ठीक है, तो ये नहीं कि बिकॉज ऑफ कुछ टेम्परेचर का चेंज आ रहा है उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी ख़राब हो रही है, या फिर अगर आपने अपने केमिकल कंपाउंड को जर्म्स के ऊपर डाला या माइक्रोब्स के ऊपर डाला तो ये नहीं कि उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है, वो इफेक्टिवली जितने भी माइक्रोब्स वहाँ पर प्रेजेंट है उनको मार रहा है, ठीक है। तो चेंजेस के साथ विथस्टैंड करना चाहिए, सो दैट इज़ बेसिकली द पॉइंट स्टेबिलिटी मीन्स। नेक्स्ट इज नॉन टॉक्सिसिटी टू ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। हमें वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि अगर हमने कोई केमिकल कंपाउंड को छू लिया तो हमें बीमारी हो रही है, सिर्फ छूने से ही हमारी स्किन डैमेज हो रही है, ठीक है, या फिर उसकी स्मेल लेने से कुछ हो रहा है, उसकी अगर उसके जो फ्यूम्स है वो आँखों में उड़ रहे हैं तो हमारी आइज़ में इरिटेशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ह्यूमंस को ये चीज़ टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए जो भी आप केमिकल कंपाउंड यूज़ करने वाले, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हम ही उसे यूज़ करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ होमोजेनिटी। देखो, होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉल्वेंट लिया और उसके अंदर आपने आपका केमिकल कंपाउंड डाला, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो केमिकल कंपाउंड है वो नीचे सेटल हो गया, तो जब आप सरफेस वाला जो सॉल्वेंट है वो डाल रहे हो कहीं पर माइक्रोब्स को मारने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सरफेस वाला जो आपका सॉल्वेंट है उससे बहुत कम माइक्रोब्स मर रहे हैं और नीचे बैठ गया है, जो भी आपका केमिकल कंपाउंड है वो नीचे बैठ गया है, उसकी वजह से जब आप नीचे से उस सॉल्यूशन को ले रहे हो, आपका सॉल्वेंट और आपका केमिकल कंपाउंड, तो ज़्यादा माइक्रोब्स मर रहे हैं। नहीं, आपने अगर आपका जो केमिकल कंपाउंड है उसे किसी चीज़ के अंदर डिज़ोल्व किया है तो वो जो पूरा आपका जो केमिकल मिक्सचर है, ठीक है, सॉल्वेंट का और आपके केमिकल कंपाउंड का, आप कहीं से भी वो पोर्शन उठाओ लेकिन वो जितने भी माइक्रोब्स को मार रहा है उसे कम्प्लीटली मारे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नॉन कम्बिनेशन विथ एक्सट्रेनियस ऑर्गेनिक मटेरियल। देखो, कुछ डिसइंफेक्टेंट्स कैसे होते हैं ना कि कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल आप यूरिन ले लो, आप ब्लड ले लो, जैसे ही उनके साथ रिएक्ट करता है या उनके कांटेक्ट में आता है तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर का मतलब तो मैंने आपको बताया, आप कोई ब्लड सैंपल ले लो, आप कोई यूरिन ले लो, तो उसके साथ मतलब उसके कांटेक्ट में आने के बाद ना ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए कि उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज
टॉक्सिसिटी टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट रूम और बॉडी टेम्परेचर। ऑफकोर्स आप रूम टेम्परेचर पे ही उसे डालने वाले हो, तो अगर रूम टेम्परेचर पे वो माइक्रोब्स को नहीं मारेगा तो क्या मतलब है उसका, ठीक है। हाँ देखो, कभी कभार हाँ ये एक थोड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर को प्लस माइनस करते हो तो भी वो इफ़ेक्टिवली काम करना चाहिए, वरना उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स हम नहीं रख सकते, है ना। कभी कभार टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है, कभी कभार हाई चला जाता है, ठीक है। लेकिन कोई भी टेम्परेचर हो, वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको किल करे, तो ये एक क्राइटेरिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कैपेसिटी टू पेनिट्रेट। ऐसा नहीं कि अगर मैंने कोई केमिकल कंपाउंड है वो किसी सरफेस पर छाटा तो वो सिर्फ सरफेस पर ही माइक्रोब्स को मार रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स उसे अंदर पेनिट्रेट होना है एंड देन इट नीड्स टू किल द जर्म्स, ओके। नेक्स्ट इज़ नॉन कोरोडिंग एंड नॉन स्टेनिंग। देखो, अगर आपने कोई केमिकल कंपाउंड डाला माइक्रोब्स को मारने के लिए, तो ये नहीं कि थोड़ी दिन या थोड़े टाइम बाद वहाँ पर रस्टिंग हो जाए, ठीक है। नॉन स्टेनिंग मतलब कि वहाँ पे दाग नहीं रह जाना चाहिए, कि आपने केमिकल कंपाउंड डाला तो वहाँ पे दाग रह गया, ठीक है। तो कोई कलर नहीं रहना चाहिए, कोरोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डीओडराइजिंग एबिलिटी। ऑफकोर्स उसके अंदर से गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए, अच्छी खासी स्मेल आनी चाहिए, वरना आप क्यों ही यूज़ करोगे उसे। नेक्स्ट इज डिटर्जेंट कैपेसिटीज़। और डिसइंफेक्टेड विट इज़ ऑल्सो डिटर्जेंट, मतलब कि ऐसा नहीं कि वो सिर्फ माइक्रोब्स को मार रहा है, वो उस जगह को भी क्लीन कर रहा है, ठीक है। वो हार्पिक की ऐड देखी है ना, हार्पिक की ऐड, वो क्या करता है, माइक्रोब्स को भी मारता है और क्लीन भी करता है जगह को, ठीक है। तो उसकी डिटर्जेंट का मतलब क्या होता है कि आप उस सरफेस को एकदम क्लीन कर रहे हो, माइक्रोब्स मरे ना मरे, आप उस सरफेस को क्लीन कर रहे हो। तो उसकी ये भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि तुम माइक्रोब्स को मार रहे हो लेकिन तुम्हें जो सरफेस है उसे भी क्लीन करना है, ठीक है। अवेबिलिटी, भाई ये नहीं कि मतलब उसका जो दाम है वो खिड़की तोड़ हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उसका प्राइस कुछ ज़्यादा ही हाई हो, मतलब आपको घर बेचना पड़े उसे ख़रीदने के लिए। हालांकि इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, बट स्टिल उसकी अवेबिलिटी होनी चाहिए और उसका जो प्राइस है वो रीज़नेबल होना चाहिए, ठीक है। नाउ केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। देखो, दो मेथड्स है। अच्छा, अभी ना गैसेस और केमिकल, ठीक है। गैसेस को मैंने क्यों इसमें इंक्लूड किया, मैं उसका रीज़न बताती हूँ कि जितने भी गैसेस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं ना, बेसिकली वो सारे कैसे हैं कि रूम टेम्परेचर पे ना वो गैस बन जाते हैं। ये लिक्विड है लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये जो है वो गैसेस बन जाते हैं, ठीक है। केमिकल कंपाउंड्स में ये फिनॉलिक कंपाउंड, अल्कोहल है, हेलोजन है, हैवी मेटल है, क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड्स है, एल्डिहाइड है। गैसेस में इथिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियोलैक्टोन, वेपराइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बहुत सिंपल है, लेट्स स्टार्ट। हम ना केमिकल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Starting with the first topic, phenol and phenolic compounds. Phenol was first used by Joseph Lister. It's Lister, not Luster. ठीक है, हाँ मुझे पता है, it's not Luster. In 1867, it's 67, not 69, was the earliest antiseptic. Phenol derivatives like cresols and xylenols are used in disinfectants including Lysol यूज़ होता है ना वो। तो मतलब ये एक टाइप का फिनॉल और फिनॉलिक कंपाउंड है, ठीक है। मतलब अगर आप कोई केमिकल कंपाउंड लेते हो जिसके अंदर फिनॉल या फिनॉलिक कंपाउंड प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो बेसिकली माइक्रोब्स को मारेगा। लेकिन वो माइक्रोब्स को कैसे मारेगा ये हम सीखेंगे उसके मोड ऑफ एक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले ना वो क्या कर सकता है कि ये जो फिनॉलिक्स होते हैं, फिनॉलिक्स क्या करेंगे ना कि जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट है आपके माइक्रोब्स के अंदर उनका डीनेचरेशन करेंगे, मतलब उनके प्रोटीन्स को बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब कर देंगे, उनका स्ट्रक्चर बिगाड़ देंगे, उनका फंक्शन बिगाड़ देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्रोटीन काम नहीं कर पाएगा तो आपको पता है कि डीएनए आरएनए नहीं बनेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या करेगा फिनॉलिक्स, प्रोटीन को डीनेचर करेगा। सेकेंडली क्या करेंगे, डिसरप्ट सेल वॉल, ठीक है। जो भी सेल वॉल होगी माइक्रोब्स की उसे डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है। अगर सेल वॉल को ही डिस्टर्ब कर दिया तो आपके माइक्रोब को कोई बचा नहीं सकता, तो कोई भी चीज़ से वो इफ़ेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर भी बढ़ा दिया आपने, कुछ भी कर लो, लेकिन आपका जो माइक्रोब है उस पर असर पड़ेगी, ठीक है। फिर और क्या कर सकता है कि इनएक्टिवेट्स सर्टन एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स का इनएक्टिवेशन कर देगा, ठीक है। आप सोचो कि अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी में B12 ना हो तो आपको वीकनेस आ जाती है, ड्राउजीनेस हो जाती है ना।
तो वैसे क्या होता है ना कि ये जो फिनॉल या फिनॉलिक कंपाउंड्स है वो क्या करेंगे कि माइक्रोब्स के अंदर सर्टेन एंजाइम्स है, एंजाइम्स मतलब कि क्या, ऐसे सप्लीमेंट्स जो फंक्शन में हेल्प करेंगे, वो फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे लेकिन वो फंक्शन में हेल्प करेंगे। तो इन एंजाइम्स को क्या करते हैं हम, इनएक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लीक अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड को लीक कर देंगे। अमीनो एसिड इज़ वेरी मच एसेंशियल, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोटीन्स बनाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए अमीनो एसिड्स बहुत रिक्वायर्ड है। अगर आप अमीनो एसिड्स को ही सेल्स के बाहर भेज दोगे, लीक कर दोगे, तो क्या होगा, उसका कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है, बाहर निकल गया, प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फिनॉल एंड फिनॉलिक कंपाउंड्स। ये उसका मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, प्लीज गो थ्रू इट। नेक्स्ट इज अल्कोहल। ओके, अल्कोहल लाइक इथेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल जो 60 to 80% होता है आर कॉमन डिसइंफेक्टेंट इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया फंगाई एंड वायरसेस बट नॉट स्पोर्स। देखो ये जो अल्कोहल्स है ना वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया को मार देंगे, फंगी को मार देंगे, ठीक है, कुछ वायरसेस को भी मार देंगे, लेकिन क्या होगा कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होंगे, उन्हें नहीं मार पाएंगे, ठीक है। ओके, अभी ये अल्कोहल्स का मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये क्या करेगा ना कि प्रोटीन को डीनेचर करेगा। मैंने लास्ट सेम ही, देखो फंक्शन ना ये प्रोटीन डीनेचरेशन वाला सब में ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब ये अल्कोहल की एक प्रॉपर्टी क्या है ना कि ये अल्कोहल कैसे होते हैं, लिपिड सॉल्युबल, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल मतलब कि ये लिपिड के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल, देखो आपको पता है कि जो भी माइक्रोब है उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड प्रेजेंट होता है। तो अल्कोहल क्या करेगा, उसके लिपिड के साथ सॉल्युबल हो जाएगा, उनके बीच के जो बॉन्ड्स है उन्हें तोड़ देगा, और उनके बॉन्ड्स को तोड़ देगा तो क्या हो गया कि इट विल अल्टीमेटली डिसरप्ट लिपिड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ओके, अब ये ना एक मैं आपको स्टेप में बताती हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो अल्कोहल किल्स बैक्टीरिया। अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो अल्कोहल है ना वो बैक्टीरिया को मारती कैसी है, बाय डिहाइड्रेटिंग इट, ठीक है। अब जो भी सैनिटाइज़र यूज़ करते हो उसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन कैपेसिटी। डिहाइड्रेशन में क्या होता है ना कि आपका अल्कोहल है वो क्या करता है कि माइक्रोब्स की सेल वॉल में जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, वहाँ से पानी निकाल देगा तो ऑफकोर्स उसके जो सर्टेन फंक्शंस हैं वो रुक जाएंगे, उसके मेटाबॉलिक फंक्शंस जो है वो रुक जाएंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी। तो क्या होगा कि आपका जो माइक्रोब है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। ओके, डिहाइड्रेटिंग इट, सबसे पहले क्या होता है ना कि मेम्ब्रेन डिसरप्शन। सबसे पहले जैसे ही आपका अल्कोहल है वो अगर कांटेक्ट में आया माइक्रोब के तो क्या करेगा, पहले उसकी मेम्ब्रेन को मारेगा, ठीक है। देखो अल्कोहल डिजॉल्व्स इन लिपिड मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने बताया लिपिड मेम्ब्रेन, मेकिंग इट परमिएबल। मतलब कि क्या करेगा कि उसके बीच के जितने भी बॉन्ड है ना लिपिड्स के बीच में, लिपिड आपको पता है कि ऐसे कुछ लिपिड की बाई लेयर रहती है, ठीक है। तो इनके बीच के ये जो भी बॉन्ड होंगे उन्हें तोड़ देगा, मेकिंग इट परमिएबल एंड देन एंटर इन द सेल, ठीक है। और फिर सेल के अंदर एंटर करेगा, मतलब देखो वॉल को तो डिसरप्ट कर ही दिया है, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, सेल के अंदर एंटर करेगा, सेल के अंदर एंटर करने के बाद क्या करेगा, ये प्रोटीन को डीनेचर करेगा, मैंने यहाँ पर लिखा है पॉइंट, ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है, प्रोटीन को डीनेचर करेगा, ठीक है। तो प्रोटीन के अंदर देखो बेसिकली कौन से होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के अंदर। अल्कोहल क्या करेगा, उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा, अल्टीमेटली उससे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के बाद थोड़ी खिचड़ी बन रही है लेकिन पढ़ लो, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि एक तो स्ट्रक्चर का डिसरप्शन होगा, स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका फंक्शन भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होगा, इससे क्या होगा, सेल डेथ,
ठीक है। अच्छा, अभी ना आपने यहाँ पर एक पॉइंट देखा होगा 60 to 80%। आपने कभी ये सोचा कि क्यों 100% ऑफ अल्कोहल नहीं यूज़ होता, 60 to 80% ऑफ अल्कोहल ही यूज़ होता है? देखो, 100% अल्कोहल जब आप यूज़ करते हो, सो दैट इज़ बेसिकली नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है। अब देखो, एब्सोल्यूट अल्कोहल में क्या होता है कि आपका कोई भी माइक्रोब है, फॉर एग्जांपल, अगर उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो ऑलरेडी ना डिहाइड्रेटेड है, और अगर आप उसके ऊपर एकदम कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल डाल रहे हो तो क्या होगा कि ये और ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगी, तो एकदम कड़क हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो क्या होगा कि ये परमिएबिलिटी नहीं अलाउ करेगी। अगर ये सेल वॉल एकदम हार्ड हो गई तो ये अल्कोहल को अंदर एंटर नहीं होने देगी, तो उसका प्रोटीन का डीनेचुरेशन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है उसको यूज़ करेंगे तो उसकी जो एफिशिएंसी है माइक्रोब्स को मारने की वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल में क्या होगा कि एब्सोल्यूट अल्कोहल रिमूव्स वाटर फ्रॉम सेल्स, बट if the cell is already dry, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना यार, already dry, it may dehydrate too much, preventing the alcohol from entering inside the cell and killing them effectively। ठीक है। इसलिए हम 100% ऑफ अल्कोहल मतलब कि एब्सोल्यूट अल्कोहल नहीं यूज़ करते। ठीक है। नेक्स्ट इज़ हेलोजन। ओके, हेलोजन के बारे में आई थिंक आपने सुना होगा। हेलोजन्स में कौन कौन सा आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। इसकी ना कोई ट्रिक थी, हमने पढ़ी तो थी, पर अब तो इतना अच्छे से रट गया है ना यार कि अभी इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। बिलोंग टू 7th A ग्रुप, ये तुम्हारे काम का नहीं है। चलो, हेलोजन ये केमिस्ट्री वाला पार्ट है। दे एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म सॉल्ट लाइक कंपाउंड्स विथ मेटल्स। मतलब ये डायटोमिक मतलब कि जब दो एटम्स एक साथ मिलता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? डायटोमिक। ठीक है। तो ये जो हेलोजन्स है ना वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। और वो सॉल्ट लाइक कंपाउंड्स बनाते हैं जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तब। ये पॉइंट ठीक है, ये केमिस्ट्री रिलेटेड है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है कि जो हेलोजन एज अ केमिकल कंपाउंड जो स्टेरिलाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, दैट इज़ बेसिकली आयोडीन एंड क्लोरीन। ठीक है। एक्ट एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। आयोडीन इज यूज्ड एज स्किन एंटीसेप्टिक, किल माइक्रोब्स बाय ऑक्सीडेशन एंड आयोनाइजेशन, हाई कंसनट्रेशन कैन किल सम स्पोर्स। समझाती हूँ। देखो, आयोडीन क्या होता है ना, स्किन एंटीसेप्टिक, मतलब कि अगर आपके स्किन के ऊपर कोई भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है तो उन्हें मारने में हेल्प करता है। ठीक है। कैसे मारता है? ऑक्सीडेशन से। मैं यहाँ पे एकदम शॉर्ट में बता देती हूँ। ऑक्सीडेशन क्या होता है ना, आपकी स्किन के ऊपर कोई माइक्रोब है तो माइक्रोब के अंदर ऑफकोर्स DNA प्रेजेंट होगा, RNA, कोई भी जेनेटिक मटेरियल। तो ये क्या करेगा? उसे ऑक्सीडाइज करेगा मतलब कि उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करेगा, और उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर जो भी एटम है उस एटम को निकाल देगा, उस एटम को क्या करेगा? रिमूव कर देगा। अगर उस एटम को रिमूव कर दिया तो इसका पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया, इसका पूरा फंक्शन बिगड़ गया। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो माइक्रोब है उसका डिसरप्शन हो जाएगा। लेकिन ना क्या होता है कि हम आयोडीन अभी ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना ये स्किन को डैमेज करता है। ठीक है। और एलर्जीज कॉज करता है, हम सब लिखेंगे। ठीक है। हाई कंसनट्रेशन, अगर हम इसे हाई कंसनट्रेशन में यूज़ करें तो कुछ स्पोर्स को भी हम मार सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात बताती हूँ। एंटीसेप्टिक का मीनिंग क्या है ना, एंटीसेप्टिक मतलब कि कोई ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करेगा, या तो आपका प्रिवेंट ग्रोथ और एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ रोक देगा, या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंप्लीटली मार देगा। दैट इज़ बेसिकली द मीनिंग ऑफ एंटीसेप्टिक।
ठीक है, मैं डेफिनेशन बोलती हूँ, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। प्रिवेंट्स ग्रोथ और एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इनहिबिटिंग ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ओके। अब वी वर टॉकिंग अबाउट आयोडीन। ठीक है, देखो आयोडीन सबसे पहले तो क्या होता है, एक स्किन एंटीसेप्टिक है, स्किन एंटीसेप्टिक है। ठीक है, एक ये पॉइंट आपको लिखना है। फिर वो ऑक्सीडेशन और आयोनाइडेशन से माइक्रोब्स को मारता है एंड हाई कंसनट्रेशन कुछ स्पोर्स को मार सकता है। ठीक है, अच्छा, स्किन एंटीसेप्टिक पर हम उसे एज ए स्किन एंटीसेप्टिक नहीं यूज़ करते। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, डैमेज स्किन एंड कॉजेज एलर्जी एंड इरिटेशन। ठीक है, ओके। तो अब ना आयोडीन बेसिकली दो तरीके से, एक मिनट, इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड, ओके। अब आयोडीन जो है ना, आयोडीन बेसिकली दो तरह से यूज़ होता है या होता था। देखो मैं बताती हूँ, एक टिंक्चर, सॉरी स्पेलिंग TINCTURE, एक टिंक्चर और एक आयोडोफोर्स। ठीक है, इनके डिफरेंस देखो, ये दोनों जो है एज आयोडीन यूज़ होता है फॉर स्टेरिलाइजेशन। टिंक्चर पहले यूज़ होता था, आयोडोफोर्स अभी यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि टिंक्चर इज़ कॉजेज डैमेज टू स्किन। देखो टिंक्चर कैसे बनता है ना, उसमें आप क्या करो, 2% आयोडीन डाल दो। ठीक है, प्लस आप उसके अंदर क्या करो, वाटर डाल दो, वाटर और इथेनॉल का सॉल्यूशन डाल दो, वाटर और इथेनॉल का सॉल्यूशन डाल दो विथ के आई, पोटेशियम आयोडीन। ठीक है, 2% आयोडीन लो, उसमें वाटर इथेनॉल का सॉल्यूशन डालो के के साथ वाला। इसमें आप क्या करोगे ना, इसमें आप आयोडीन डाल रहे हो, और इसमें आप ऑर्गेनिक कैरियर मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल को ही डाल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज ये जो टिंक्चर है ना, टिंक्चर इज़ एक्चुअली ये कैसे एक्शन करता है, एकदम फास्ट एंड इमीडिएट इट इज़ इट्स फंक्शन, मतलब एकदम फटाक से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, एकदम अच्छे से आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुरंत मर जाएंगे। और ये कैसे करता है, स्लो एंड कंट्रोल मतलब देखो, अगर आपने किसी सरफेस के ऊपर आयोडोफोर्स छिड़का है, ठीक है, तो क्या होगा ना कि स्लोली ये जो आयोडोफोर्स है वो आयोडीन रिलीज़ करेगा, और जो आपके माइक्रोब्स हैं उनकी डेथ तो होगी लेकिन स्लोली। ठीक है, टिंक्चर में क्या होता है ना, टिंक्चर में इरिटेट और स्टेन स्किन, मतलब कि अगर आपके स्किन के ऊपर लग गया तो आपके स्किन के ऊपर धब्बा दाग लग जाएगा, कलर लग जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होता है ना, आयोडोफोर्स से क्या होती है, लेस इरिटेशन होता है, और ये कैसी होती है, नॉन स्टेनिंग, ये स्टेन कॉज नहीं करेगा। ठीक है, देखो टिंक्चर होता है, टिंक्चर इज़ बेसिकली लेस स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता, और ये जो है वो बेसिकली मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल रह सकता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है टिंक्चर और आयोडोफोर्स के। देखो टिंक्चर जो है वो पहले बहुत यूज़ होता था, और आयोडोफोर्स जो है वो अभी रिसेंटली बहुत यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन दोनों के अंदर आयोडीन प्रेजेंट है। ठीक है, सो दैट्स वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू लर्न दिस। अब ना इसका मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है, कैसे काम करता है, सी मोड ऑफ एक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो irreversibly oxidize that is inactivates essential metabolic compounds। मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे रिमूव कर देता है। ठीक है, और आपका अगर कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो, चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो, उन सब के अंदर एटम्स तो प्रेजेंट हो गए। एटम्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को ही निकाल दोगे तो कैसे वो स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा, कैसे वो अपना फंक्शन करेगा। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन इज हेलोजिनेशन ऑफ टायरोसिन। देखो भाई टायरोसिन कहाँ से आया, देखो जो आपका टायरोसिन है ना, क्या होता है,
Tyrosine. Tyrosine is needed by enzymes for activity. ठीक है, और ये जो टायरोसिन है वो आपके प्रोटीन्स में भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, आपने सुना होगा ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामिन. ठीक है, टायरोसिन. ठीक है, तो टायरोसिन ना प्रोटीन्स में भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली कि ये जो आयोडीन होता है, आयोडीन रिएक्ट्स विथ टायरोसिन. एक बार अगर इसने टायरोसिन के साथ रिएक्ट कर दिया तो क्या क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम इनएक्टिवेशन. नेक्स्ट इज प्रोटीन डैमेज एंड सेल्यूलर डेथ. ठीक है, तो ये हेलोजिनेशन ऑफ टायरोसिन मतलब क्या क्या करता है. ये एक हेलोजन है, आयोडीन क्या है, एक हेलोजन है. ठीक है, ये आयोडीन क्या करता है ना, टायरोसिन के साथ जाके कंबाइन हो जाता है और फिर ये सब होता है. एंजाइम का इनएक्टिवेशन हो गया, प्रोटीन डैमेज हो गया, सेल्यूलर डेथ हो गई. ठीक है, सो दिस वॉज बेसिकली द मोड ऑफ एक्शन फॉर आयोडीन. अब हम बात करेंगे क्लोरीन. देखो क्लोरीन का ना एकदम सिंपल सा फंडा है, इतना बड़ा कुछ है नहीं. देखो क्लोरीन फॉर्म्स hypochlorous acid in water which penetrates microbial cells. HOCl. HOCl का मतलब क्या है, hypochlorous acid. Oxidizes protein, lipid and DNA, breaking down cell walls and enzyme leading to cell death. ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाइपोक्लोरस क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड क्या है, एक वीक एसिड है. कैसा है, एक वीक एसिड है. ठीक है, लेकिन इट इज़ अ वेरी पावरफुल डिसइंफेक्टेंट. इट इज़ अ वेरी पावरफुल डिसइंफेक्टेंट. अगर मैंने क्लोरीन लिया, क्लोरीन के अंदर अगर मैंने पानी ऐड कर दिया तो इट विल मेक HCl प्लस HClO. ठीक है, मतलब ये हाइपोक्लोरस एसिड. तो ये हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो बहुत ही पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है. अगर आपने उसे किसी सरफेस पर डाल दिया तो क्या होगा, प्रोटीन को ऑक्सीडाइज करेगा, अभी हमने पढ़ा. ठीक है, लिपिड की डिस्ट्रप्शन करेगा, DNA को तोड़ देगा. ओके, सेल वॉल्स को तोड़ देगा, एंजाइम्स को, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू सेल डेथ. देखो ये जितने भी ये वाले पॉइंट्स लिखे ना, मोड ऑफ एक्शन, वो ऑलमोस्ट सब में सेम ही है, तो उन्हें रट लो. ठीक है, उसमें आप समझ नहीं सकते, वो मार रहा है तो वो मार रहा है, मतलब कि वो जो DNA है, लिपिड है, उन्हें मार रहा है तो मार रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज हैवी मेटल्स. ओके, heavy metal ions like mercury, silver, arsenic, zinc, copper were once used as germicides but now are largely replaced by safer, more effective alternatives. They are mostly bacteriostatic but not bactericidal. देखो जो हैवी मेटल्स यहाँ पर मेंशन किए हैं ना, वो कैसे है, बैक्टीरियोस्टैटिक है. बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब कि वो जो माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं उनकी ग्रोथ को रोक सकता है, लेकिन दे आर नॉट बैक्टीरियोसिडल, मतलब कि वो माइक्रोब्स को मार नहीं सकता, सिर्फ उनकी ग्रोथ को रोक सकता है. लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि मैं इसकी कुछ एक्सेप्शंस बताती हूँ. देखो एक्सेप्शंस ये है कि भले ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरियोसिडल नहीं है, फिर भी 1% ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फॉर न्यूबॉर्न्स, मतलब कि जो न्यूबॉर्न्स बेबी है उनकी आँखों में ना 1% सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है. क्यों, टू प्रिवेंट ऑफ्थेल्मिक गोनोरिया. ठीक है, एक डिजीज़ का नाम है. ठीक है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए. फिर नेक्स्ट इज सिल्वर सल्फोडा, एक मिनट, सल्फो था या सल्फाडियाजाइन फॉर बर्न्स. अगर आपको कहीं पर भी बर्न हो जाता है तो वहाँ पर भी ये जो सिल्वर सल्फोडियाजाइन है वो यूज़ होता है. ठीक है, इससे क्या होता है ना कि आपको इन्फेक्शन नहीं लगता. ओके, नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट
is used as एल्जीसाइड, मतलब कि आपका जो स्विमिंग पूल्स होता है, ठीक है, उसके अंदर ना ये कॉपर सल्फेट आपने देखा होगा कुछ सर्टेन टैबलेट्स डालते हैं, उससे क्या होगा कि वो एल्गे का ग्रोथ प्रिवेंट करेगा, ठीक है, ओके। अब इसका मोड ऑफ एक्शन कैसा है, मोड ऑफ एक्शन ये कैसे काम करेगा, ओके, इनहिबिट्स एंजाइम फंक्शनिंग, ठीक है, फंक्शनिंग। नेक्स्ट इज, अगर हमने इसे हाई कंसेंट्रेशन पर यूज़ किया, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मर्क्यूरी, कॉपर एंड सिल्वर, क्या करेगा ये, विल कोएगुलेट साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को ना ये साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को क्या करेगा, कोएगुलेट करेगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपका प्रोटीन है और ये अच्छा खासा काम कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये हाई कंसंट्रेशन में इसको ऐसे 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 कोएगुलेट कर देंगे और उससे क्या होगा कि सेल डैमेज हो जाएगा, कोई फंक्शन नहीं होगा और दैट विल लीड टू सेल डेथ, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हैवी मेटल्स के ये जो एक्सेप्शन है प्लीज़ गो थ्रू इट, ओके। नेक्स्ट इज क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड्स, ओके, ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसइंफेक्टेंट यूज्ड फॉर डिकंटामिनेशन, ठीक है, ओके। एम्फीबेटिक डिटर्जेंट्स विद बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट्स, देखो इसका मतलब क्या है ना कि ये जो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि ये ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सकते हैं, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि ये सिर्फ लिमिटेड नंबर या लिमिटेड सिलेक्टिव माइक्रोब्स को ही मारते हैं, लेकिन ये कैसे है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्फीबेटिक डिटर्जेंट्स, देखो मतलब कि ये जो क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड्स है उन वो भी कैसे है, उनका भी ये देखो ये किसका स्ट्रक्चर लग रहा है आपको, ऑफकोर्स सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं उसका, लेकिन ऐसा सिमिलर स्ट्रक्चर किसका होता है, क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड्स का, उसकी भी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट्स होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक पार्ट है ना वो सेल मेम्ब्रेन के हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक पार्ट्स के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और उनकी जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है उसे बिगाड़ देंगे, ठीक है। कैटायोनिक डिटर्जेंट्स विद अ पॉजिटिवली चार्ज क्वाटरनरी नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल, यार बहुत अजीब एग्जांपल यार, क्या है, बेंजल कोनियम क्लोराइड और सिथाइल पिरीडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये मतलब ये बेसिकली कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है और आपको जहाँ तक हमें पता है, आपको मुझे जहाँ तक हमें पता है क्या होता है कि हमारा जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो मोस्टली हमारा आया माइक्रोब का नेगेटिवली चार्ज होता है, लेकिन ये कैसा है, कैटायनिक, मतलब पॉजिटिवली चार्ज है। तो ऑफकोर्स पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो कुछ तो धमाका होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज किल मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया बाय डिस्टर्बिंग मेम्ब्रेन एंड डीनेचरिंग प्रोटीन्स बट नॉट अफेक्टिव अगेंस्ट एम ट्यूबरकुलोसिस और स्पोर्स। क्यों, देखो ये जो एम ट्यूबरकुलोसिस है ना, एम ट्यूबरकुलोसिस जो है उसकी जो वॉल होती है, उसकी वॉल कैसी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम थिक होती है, ठीक है। फिर कैसी होती है, वैक्सी होती है, मतलब चिपचिपी होती है, ठीक है। नेक्स्ट कैसी होती है, रिच इन माइकोलिक, ठीक है, माइकोलिक एसिड। तो उससे क्या होता है ना कि मेकिंग इट मोर रेजिस्टेंट टू डिटर्जेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, ये कैसे होते हैं, स्टेबल होती है, नॉन टॉक्सिक होती है, लेकिन अगर इन्हें हार्ड वाटर या सोप में मिला दिया जाए तो ये बेसिकली लाइक इनकी जो एफिशिएंसी है, इफ़ेक्टिवनेस है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स फॉर फूड यूटेंसिल्स, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्किन एंटीसेप्टिक, ओके। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, एक मिनट, स्लाइड है क्या, नेक्स्ट नहीं, चलो यहीं पे कंटिन्यू करना पड़ेगा, सेम ही है यार, मोड ऑफ एक्शन तो सब में सेम ही होता है। क्या करेगा, प्रोटीन का डीनेचर करेगा, ठीक है, ओके। इसमें कुछ अलग आया, क्या करेगा ना कि इंटरफेयर इन
ग्लाइकोलाइसिस इंटरफेयर इन ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से क्या होता है, आपका एटीपी का सिंथेसिस होता है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस में इंटरफेयर करेगा। और इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, मतलब इसका जो मेन फंक्शन है वो बेसिकली क्या है, प्राइमरी फंक्शन मेम्ब्रेन डैमेज, मतलब कि मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, ये उसका ना प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, ये याद रखना है, इसका प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स गो टू गैसेस। ठीक है, बात करेंगे हम अगर एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड अ गैस एट हाई कंसेंट्रेशन। ठीक है, ओके, एट रूम टेम्परेचर इट फॉर्म्स पैराफॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, एकदम सिंपल तरह की एल्डिहाइड है, और वो हाई कंसेंट्रेशन पर, मतलब ये एक गैस एट हाई कंसेंट्रेशन। ठीक है, अगर आपने बहुत सारा फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, हाई कंसेंट्रेशन में ले लिया, तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ गैस। लेकिन अगर आप उसे रूम टेम्परेचर पर लेकर आए तो इट विल फॉर्म पैराफॉर्मेल्डिहाइड विच रिलीज फॉर्मेल्डिहाइड विथ व्हेन हीटेड। मतलब जब आपने फॉर्मेल्डिहाइड मतलब रूम टेम्परेचर पर लेकर आए तो वो क्या करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज़ करेगा। अगर आपने इसको गर्म किया तो फॉर्मेलिन इज़ अ 37 to 40% वाटर सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इट्स फ्यूम्स इरिटेट द आइज एंड टिश्यूज़। अबे यार, जो चाहिए वो दिया है नहीं। देखो मैं बताती हूँ, फॉर्मेलिटी, अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई रूम है, कोई रूम को अगर आपको स्टेरिलाइज करना है तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पे ऑटोक्लेव ले जा सकते हो? नहीं। आप वहाँ पे केमिकल छिड़क सकते हो, लेकिन कहीं कहीं पर आप नहीं यूज़ कर सकते केमिकल्स को। तो ये एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड है या कोई भी गैस है, वो बेसिकली क्या करेगा कि आप उसे रूम टेम्परेचर पर ले जाओगे तो फॉर्मेलिन की तरह, आई मीन फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड की तरह वो क्या होगा, रूम में स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी स्पोर्स या माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे उन्हें मार देगा। देखो, रिएक्ट विथ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जो भी माइक्रोब्स यहाँ वहाँ पड़े होंगे उनके साथ रिएक्ट करेगा, और उनका जो प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड है उसको डिस्टर्ब करेगा, जिससे उनका जो फंक्शन है वो बंद हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। दिस मेक्स इट अ स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एजेंट, क्या, एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लूटाल्डिहाइड डिसइंफेक्ट्स इन 10 मिनट्स। अगर आपने कहीं पर ग्लूटार एल्डिहाइड डाला तो वो जगह ना डिसइंफेक्टेंट हो जाएगी। डिसइंफेक्टेंट मतलब कि वहाँ से ना इन्फेक्शन करने वाले माइक्रोब्स रिमूव हो जाएंगे विद इन 10 मिनट्स। लेकिन अगर आपको वहाँ पे स्पोर वाले बैक्टीरियाज को अगर मारना है तो आपको 12 आवर्स तक उस गैस को वहाँ रहने देना होगा, एल्डिहाइड को। ठीक है, अगर आप कोई लैबोरेटरीज़ में जाते हो तो आप वहाँ पर जाकर पूछो तो वहाँ पर ना फ्यूमिगेशन होता है। फ्यूमिगेशन का क्या मतलब है कि उस रूम में ना बेसिकली गैसेस छोड़ी जाती है और उन रूम्स को बंद कर दिया जाता है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। उस टाइम पर ना कोई भी ह्यूमन अंदर एंटर नहीं करता, बिकॉज दैट गैसेस वुड बी कार्सिनोजेनिक। ठीक है, तो उसे क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूमिगेशन। ओके, नेक्स्ट इज स्टेरिलाइजिंग गैस। ओके, यूज फॉर हीट सेंसिटिव मेडिकल डिवाइसेस, कैथर्स आपको पता है कि जब भी किसी भी इंसान को बॉटल चढ़ाई जाती है तो कुछ ऐसा स्किन कलर का बैंडेज जैसा होता है वो लगाया जाता है, तो उसे हम कैथर्स बोलते हैं। एंडोस्कोप, सिरिंजेस दैट कैन नॉट बी ऑटोक्लेव। अगर ये चीज़ें आपकी ऑटोक्लेव नहीं हो सकती तो आप क्या करो, स्टेरिलाइजिंग गैस का यूज़ करो। देखो मैं आपको थोड़ा सिंपल में बताती हूँ। एक ना बड़ा सा बीकर तो नहीं बोल सकते, लेकिन एकदम बड़ा सा जार जैसा होता है या बड़ा सा बीकर जैसा होता है। उसके अंदर क्या करते हो कि आपको जो भी चीज़ स्टेरिलाइज करनी होती है आप उसके अंदर रख देते हो। ठीक है, उसके अंदर रखने के बाद क्या होगा कि आप ये स्टेरिलाइजिंग जो गैस है उसे रिलीज़ करते हो। फॉर एग्जांपल आपकी गैस हो गई इथिलीन ऑक्साइड। ओके, किल माइक्रोब्स एंड स्पोर बाय रिएक्टिंग विद डीएनए एंड प्रोटीन प्रिवेंटिंग देयर फंक्शन। तो आप ये इथिलीन ऑक्साइड जो गैस है उसे आप रिलीज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके, ETO penetrates packaging like plastic wraps, making it highly effective for sterilizing प्री-पैक्ड मेडिकल टूल्स। ठीक है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट क्या है कि ये एकदम ऐसे हाईली इफेक्टिव है। क्यों हाईली इफेक्टिव है, बिकॉज ये पेनिट्रेट कर रही है प्लास्टिक रैप्स को। ठीक है, ये क्या कर रही है, प्लास्टिक रैप्स को पेनिट्रेट कर रही है, तो इसका तो डर है नहीं कि भाई अंदर जो माइक्रोब है उनकी डेथ होगी या नहीं। नेक्स्ट इज बीटा प्रोपियोलैक्टोन is used to sterilize vaccines and blood products.
बट इट इज़ लेस कॉमन बिकॉज इट में कॉज कैंसर. देखो सर्टेन वैक्सीन्स होती है ना, तो वैक्सीन्स के अंदर पहले ये BPL मतलब बापना पैसे लेयर नहीं, बीटा प्रोपियोलोलैक्टोन यूज़ होता था वैक्सीन्स के अंदर टू स्टेरिलाइज वैक्सीन्स को स्टेरिलाइज करने के लिए, ब्लड प्रोडक्ट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए ये यूज़ होता था. लेकिन क्या होगा कि ऑफकोर्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेसिड्यूज तो इसके रह ही जाते हैं, तो इट वुड बी कार्सिनोजेनिक. ठीक है. इट डज नॉट पेनिट्रेट मटीरियल्स, लिमिटिंग इट्स यूज़ फॉर सॉलिड ऑब्जेक्ट. ये पेनिट्रेट नहीं करता है ये BPL बापना पैसे ले रही है, पेनिट्रेट नहीं करता है. अरे मतलब उसको अलग सेंस में मत लेके जाना यार. नेक्स्ट इज vaporized hydrogen peroxide is used for decontaminating large areas such as safety cabinets. ठीक है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो सेफ्टी कैबिनेट्स, अगर आपने देखा हो लैब में इतने बड़े बड़े सेफ्टी कैबिनेट्स लगे हुए होते हैं जिसके अंदर हम काम करते हैं. ठीक है. सो उन्हें भी लाइक डिकंटामिनेशन प्रोवाइड करता है. ऑपरेटिंग रूम्स टू एलिमिनेट बैक्टीरिया, वायरस एंड स्पोर्स फ्रॉम सर्फेसेस. इट वर्क्स एट 140 to 1400 ppm parts per million, meaning its concentration in air varies depend on the level of sterilization needs. जितना स्टेरिलाइजेशन चाहिए होता है उतने मतलब उतनी स्पीड से या उतने पार्ट्स पर मिलियन से ये वेपराइज हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स. देखो ये मैंने लास्ट में इसीलिए रखा है ताकि लाइक आपका जो मेन टॉपिक है वो ख़त्म हो गया, आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का डिस्कशन कर लेते हैं. स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है, आप माइक्रोब्स को मार रहे हो या फिर उनकी ग्रोथ को रोक रहे हो. ठीक है. डिसइंफेक्टेड एन एजेंट यूजुअली अ केमिकल, मोस्टली क्या होता है केमिकल होता है जो क्या करता है एनिमल्स क्या बोल रहे हो माइक्रोब्स को किल करता है या तो उसको ग्रो होने से रोक देता है. किल्स द ग्रोइंग फॉर्म्स मतलब कि जो ग्रो हो रहे हैं उनको मार देता है. ठीक है. लेकिन ना ये स्पोर इससे बहुत रेजिस्टेंट होता है, मतलब स्पोर्स जो है ना वो डिसइंफेक्टेंट से नहीं मरते. एंटीसेप्टिक में क्या होता है ना कि ग्रोथ वाले भी मर जाते हैं. ठीक है. एक मिनट सॉरी ग्रोथ वाले माइक्रोब्स मरते हैं अलॉन्ग विथ इट इधर बाय डिस्ट्रॉइंग. कैसे मरता है, या तो आप माइक्रोब्स को मार दो या तो आप उनकी ग्रोथ को रोक दो. यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर भी वही था कि ग्रोथ वाले माइक्रोब्स मर रहे हैं. ठीक है. लेकिन स्पोर वाले नहीं मर रहे हैं. सैनिटाइजर एन एजेंट दैट रिड्यूसेस द माइक्रोबियल पॉपुलेशन टू सेफ लेवल एज जज बाय पब्लिक हेल्थ. यूजुअली इट इज़ ये भी बेसिकली क्या कर रहा है कि माइक्रोबियल पॉपुलेशन को कम कर रहा है, मार तो कोई भी नहीं रहा है. वाह. ठीक है. Germicidal, देखो an agent that kills the growing forms but not necessarily the resistant spore forms of germs. In practice, a germicide is same as disinfectant, but germicide are commonly used for all kinds of germs. ठीक है. फॉर एनी एप्लीकेशंस, आप उसे हाथ पे, पैर पे, मुंह पे, कहीं भाई मुंह पे मत यूज़ करना, लेकिन जर्मिसाइड आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो. इसको हम माइक्रोबीसाइड भी बोलते हैं. बैक्टीरियासाइड क्या होता है, एन एजेंट दैट किल्स बैक्टीरिया को मार रहा है. फंगी, देखो वैसे ही फंगीसाइड होता है जो फंगी को मारता है, वीरुसाइड होता है जो वायरस को मारता है, स्पोरीसाइड होता है जो स्पोर्स को भी मारता है. ठीक है. नेक्स्ट इज बैक्टीरियोस्टैटिक. मैंने पहले ही बताया बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब कि आप क्या कर रहे हो कि आप कोई भी या आप किसी भी तरह से स्टेरिलाइजेशन करके क्या कर रहे हो कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसे रोक रहे हो, उसको स्टैटिक कर रहे हो. ठीक है. उसको रोक रहे हो लेकिन उसे कंप्लीटली मार नहीं रहे हो. ठीक है. एंटी माइक्रोबियल एजेंट वन दैट इंटरफेयर्स विद द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. क्या कर रहे हो, उसकी ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म में रुकावट ला रहे हो. ठीक है. इन कॉमन यूसेज द टर्म डिनोट्स इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हो. ठीक है. एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, ठीक है, ये सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में ही आते हैं. सम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शंस एंड दे आर नोन एज थेराप्यूटिक एजेंट्स. ठीक है. So with this we come to the end of this lecture. Next time we will study about biological ways कि आप biologically कैसे किसी चीज़ का स्टेरिलाइजेशन कर सकते हो. आप मैकेनिकली मतलब कि अगर आपको केमिकल्स ना यूज़ करने हो, आपको कोई फिजिकल मेथड्स ना यूज़ करने हो, तो मैकेनिकली आप कैसे उसे स्टेरिलाइज कर सकते हो. ठीक है. आई होप यू हैव लाइक्ड इट. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.